को कैसे पुटअप कर रहा है, बस समझ रही प्रीलिम्स की क्वेश्चन को कैसे पुटअप कर रहा है, चेंजेस कैसे कर रहा है। हमें उन बिंदुओं को पकड़ना, जब तक हम उन बिंदुओं को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हमारी तैयारी क्या होगी, तो उन चीज़ों को हमें धीरे धीरे, आप लोग अभी बिगिनर है, शुरुआती दौर है, क्योंकि अभी आप लोगों का ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, तो अभी आप लोगों का स्तर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन एक दिन वो स्तर जरूर आ जाएगा और आप उस स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएंगे और उसको कर लेंगे। जैसे हम लोग तो बहुत कम नहीं कर लेते हैं, हम लोग तो 20 साल की पीजी हैं, 20 साल में मैं एमए कर लिया था, 13 साल में हाई स्कूल कर लिया था, और मैं हर जगह टॉपर रहा, हर जगह टॉपर रहा। सेमिनार में भी मेरी पहली पोजीशन थी, सेमिनार में 74 लोग आए थे, सेमिनार में 74 में मेरा पहला पोजीशन था सेमिनार में, और उसमें सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ गोटा भी सेमिनार भी हालिया में हुआ था, वहाँ पे जो है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग उन सारी चीज़ों का अनुभव जो है उन लोगों से प्राप्त करें, और जो है हम आप लोगों को अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे। बस केवल ये है कि आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि जब तक क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक हमारे आपके बीच में संवाद नहीं होगा, संवादहीनता होगी, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आया। ये तो जब आप बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि कितना आप समझ रहे हैं और कितना समझ नहीं पा रहे। जैसे कि वहाँ मैंने साकेत में विद्या में क्लास कराई, तो वहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया, बहुत अच्छा जो है उन लोगों ने किया भी, और भी मेरी वहाँ क्लासें हैं। तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर का मेरे पास रोज़ फ़ोन आता है, डेली आता है, चाहे मेरी क्लास हो चाहे नहीं, दिन भर में हम लोग सोते तक में 10 बार उनका फ़ोन जरूर आएगा, और सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, लखनऊ से भी मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि सर आइए, तो कहने का तात्पर्य है कि बराबर ये सारी चीज़ें जो है लगा रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कौशल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मेरा जो है उद्देश्य पढ़ाना, मैं खुद भी कंप्यूटर मैं लगातार देता हूँ। अगर 2 सीट भी होगा तब भी मैं इंटर करूँगा, पूरे ऑल यूपी में या इंडिया में 2 सीट होगा तब भी मैं इंटर करूँगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे चीज़ें, आज हम लोगों को जैसा कि सर ने आपको बताया होगा कि यूपी की स्पेशल क्लास है ना, क्योंकि आपके शेड्यूल में भी होगा यूपी की। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पिछले साल 2023 आयोग में जो है परिवर्तन हुआ है। आयोग में परिवर्तन ये हुआ है कि पहले क्या था कि सब्जेक्ट हुआ करता था मुख्य परीक्षा में, उस सब्जेक्ट को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। उसमें 2 पेपर होते थे सब्जेक्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। उस स्थान पे उत्तर प्रदेश स्पेशल को जो है जोड़ दिया गया, तो उसमें उसको 2 पेपर में कर दिया गया, 5वां पेपर एंड 6ठा, और उसका जो वेटेज है एक पेपर का 200 मार्क्स, मतलब 200 नंबर के एक पेपर आपके मुख्य परीक्षा में ऐड कर दिया। तो कुल दोनों मिला के 5वां और 6ठा पेपर जो आपका हो गया, कुल मिला के कितना हो गया? 400। कितना वेटेज हुआ? 400। अब आप बताइए, जब 400 नंबर का वेटेज हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अगर 400 नंबर को आप नहीं ठीक से टेकल कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी आप नहीं लगोगे। भाई 4 पेपर उधर है, 800 नंबर उधर हो गए, 400 नंबर ये है, 50% तो इधर कवर कर रहा है। बात समझ आ रही है? 100 नंबर के आपके इंटरव्यू है, आपकी 150 नंबर की हिंदी है, 150 नंबर का आपका एस्से है, 300 नंबर का ये। तो कुल मिलाकर के 6 दूनी 12 3 15 ये 1600 नंबर का पूरा ग्रांड टोटल आपका, टोटल ग्रांड टोटल आपका कितना है? 1600 नंबर का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप उसको एक बराबर रेशियो में लेके चलेंगे, एक एवरेज में करेंगे, तभी तो चीज़ें समझ में आएगी। तभी तो नहीं पता चलता किसी में आप जो है मान लीजिए 60 नंबर पाते हैं, किसी में 80 नंबर पाते हैं, किसी में 40 पा रहे हो, किसी में 25 पा रहे हो। तो जब तक आपका एवरेज एक 60 के आसपास नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन नहीं पाओगे। यूपीएससी में तो पा जाओगे, यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में तो आप पा जाओगे, वहाँ तो आपका जो अगर 45% हो गया तो आप टावर रेशियो में भी आ सकते हो, 45 से 50 के बीच। लेकिन यूपीपीसीएस में नहीं होगा। और आज एक बात ये भी आप जान लीजिए कि यूपीपीसीएस में सिलेक्शन होना कठिन है, यूपीएससी में सिलेक्शन होना आसान है।
मतलब आईएएस बनना आसान है, खासकर यूपीपीसीएस से। बात समझ में आ रही है? तो इस स्तर पे वो सिलेबस आपका जो है लगभग मिलता जुलता है, बस अंतर केवल इतना है कि यूपीएससी में अभी सब्जेक्ट एक है और आपके यूपीपीसीएस में पिछली साल से जो भी पिछले 2023 में जो परीक्षा हुई है उसमें से वो चीजें हटा दी गई है। बस समझ आ रही है? सिलेबस देखते होते हो कि नहीं है? तो पहला टॉपिक यूपी का क्या है? 5वें पेपर का पहला टॉपिक क्या है? आप लोग देखे हैं तो पहला टॉपिक क्या है? देखिए आपका पहला टॉपिक जो है 5वें पेपर के मुख्य परीक्षा का है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और परियोजना। आपका ये टॉपिक है ना, पहला बिंदु। लेकिन हम लोग पहले फिल्म्स की चर्चा करेंगे, ना कि मुख्य परीक्षा की करेंगे, क्योंकि पहले आप छोटी चीजों को देख लें, उसके बाद हम लोग, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा का होगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का होगा और क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे 125 शब्द के होंगे और 200 शब्द के होंगे। दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा मुख्य परीक्षा में। आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 125 शब्द का और 200 शब्द का। बात समझ रही है? 12 नंबर का 125 शब्द का क्वेश्चन होगा और 200 शब्द का 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल 20 प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे और 3 घंटे में आपको क्या करना होगा? लिखना। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यही, कम से कम इतना जरूर हम जाने कि जिस सब्जेक्ट में जिस पेपर की चर्चा हम कर रहे हैं और जिस सेगमेंट की कर रहे हैं, तो उतना तो हमें जानना चाहिए कि कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, उसका वेटेज कितना है और वो कितना योगदान कर सकता है हमारे सिलेक्शन में। तो इन सारी चीजों को जब तक हम लोग जान नहीं जाएंगे तब तक हमारी तैयारी की रणनीति कैसे बनेगी। और सिकंदर आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में, सिकंदर विश्व विजेता कहलाया। उसके वजीर का नाम अरस्तु था, उसके वजीर का नाम अरस्तु था। लेकिन सिकंदर ने क्या काम किया? उसने कहा था, उसका स्टेटमेंट है कि विश्व विजय से पहले युद्ध क्षेत्र से नहीं जीते जाते बल्कि रणनीतियों से जीते जाते हैं। कहाँ से जीते जाते हैं? रणनीतियाँ। हमें युद्ध मैदान में कैसे उतरना है, हमें अपनी सेना को कैसे उतारना है, किस क्षेत्र से उतारना है, किस जगह से उतारना है, किस भौगोलिक स्थिति के वातावरण में लेके जाके उतरना है, ये सारी रणनीतियों को बना करके ही हम क्या करेंगे? युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे। वही चीजें हमारी यूपीएससी में सफलता की है कि हमें अपनी योजनाओं को बनाना होगा कि हम किस प्रकार से अपनी योजना बना करके उसका अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। जैसे ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, लिस्ट में भी आपको पढ़ने होंगे। क्लास है पीछे ये लोग क्लास तो इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी तो एक सामान्य जो है वो एकदम सामान्य रूप में चल रहे हैं, सामान्य चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें की जाएंगी। अब सबसे पहले हम आलोक चलेंगे उत्तर प्रदेश। अब ये हमें ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश के पेपर को क्यों रखा गया? कोई जरूरत होगी, आयोग तो इतना मूर्ख है भाई, आयोग की कमेटी होती है पूरा जो है, और सिलेबस अगर बनाया गया तो कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, तो सोच समझ के बनाया होगा। इसलिए बनाया गया है कि आपको क्या होगा, विभिन्न जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में क्या करना है, काम करना है। जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि आप विभिन्न जिलों में, तो 75 जिले आपके उत्तर प्रदेश में हैं, तहसील जो है और जो आपके ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में आपको नौकरी करनी होगी। तब जब आप उत्तर प्रदेश के भूगोल से, इतिहास से, संस्कृति से, उसके सामाजिक व्यवस्था से परिचित नहीं होंगे तो कैसे वहाँ जो है जनता की समस्या का समाधान करेंगे, कैसे लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। बात देखिए, व्यवहारिकता में समझिए, सेवा आपको कहाँ करनी है?
आपको ये नहीं बताना है कि अकबर का सिद्धांत, अकबर का राजपूत नीति क्या थी, या साइंस की जो है सिद्धांत पता चल रहा है कि जो न्यूटन का थ्योरी क्या है। आपको ये चीज नहीं बतानी है जनता को। जनता की समस्याओं पर क्या करना है, वो जो समस्या लेके आया पता चला, मान लीजिए आप एसडीएम में, अब एसडीएम के सामने कोई मान लीजिए भू राजस्व से संबंधी समस्या आ गई, दीवानी से संबंधित कोई मुकदमा आ गया, लैंड की कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या का निदान वो कैसे करेंगे जब उन्हें उस परिवेश की जानकारी होगी। प्रशिक्षण होता है, लेकिन उस प्रशिक्षण से वो चीजें नहीं हो सकती, उस प्रशिक्षण से वो चीजें पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि प्रशिक्षण तो बहुत कम समय में कराया जाता है। ये माना जाता है कि आप उस भौगोलिक परिदृश्य से, उस राजनीतिक व्यवस्था से, उस सामाजिक व्यवस्था से क्या है भली भांति परिचित है, क्योंकि आयोग ने उस सिलेबस को आपके एग्जाम में क्या कर दिया, क्या कर दिया है, जोड़ा दिया कि नहीं, आप इसको पढ़ के क्या करिए, आप इसको पढ़िए और पढ़ करके क्या करिए, समझिए, और जब आप पढ़ करके और समझ करके आएंगे तो आपको उस जगह पे सेवा करने में क्या होगी, आसानी होगी, और जनता की समस्याओं को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो उनकी समस्या का निदान भी तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। नहीं पता चल रहा है कि आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हो ना, सामने वाला जो आया है वो अपनी समस्या के लिए उसको वो समझ पा रहा है और ना आप समझ पा रहे हो, तो क्या हो गया, संवादहीनता स्थापित, क्या हो गया, संवादहीनता स्थापित हो गई। जब संवादहीनता स्थापित हो गई तो काम होगा नहीं होगा ना, तो सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। सिस्टम क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, सिस्टम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब बताइए उस एसडीएम के पद पे बैठने वाले अधिकारी का क्या मतलब, अगर उस जिसके लिए बैठाया गया वो वही काम नहीं कर पा रहा है तो उसको बैठाने से कोई मतलब है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बनाई गई, जो सिलेबस बनाया गया, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके देखिए हर सब्जेक्ट जो रखे गए उसका महत्व, ऐसे सब्जेक्ट नहीं रखे गए, कोई चीज रखा गया, जैसे आपका नाम है तो आपका नाम क्यों रखा गया, जिससे ये है कि पहचान, भाई इतने बच्चे हो तो जो नाम है तो नाम क्या करेगा, पहचान कराएगा। तो उसी आधार पे किसी भी चीज को डिनोट किया जा रहा है तो क्यों किया जाता है, उसका कोई महत्व होगा, कोई निहितार्थ होगा, और वो किसका महत्व किसमें है, सामाजिक परिवेश में। जब आप अधिकारी बनते हो तो आप क्या कर सकते हो, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी, इंग्लिश में क्या बोलते हो, ब्यूरोक्रेसी, और हिंदी में क्या बोलते हो, नौकरशाही या नौकरशाह। आप क्या हो, जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, जनता की सेवा करने के लिए आपका अपॉइंटमेंट किया गया है ना। पोलिटी पे आपने पढ़ा होगा कि अधिकारियों एवं नेताओं का गठबंधन, और सन 90 के दौर में पढ़ा क्या होगा, पोलिटी क्लास में होगी, तो नेताओं और अधिकारियों का जो गठबंधन हो रहा है उससे लाल फीताशाही को और प्रोत्साहन मिल रहा है, लाल फीताशाही को और प्रोत्साहन मिल रहा है। अब बताइए इससे ये क्यों हो रहा है, जब दोनों लोग मिल करके करप्शन मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करप्शन के लेवल को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे व्यवहारिक रूप में आप जाइए, किसी भी जगह पर काम के लिए आप जाते हो तो क्या करते हो, क्या होता है, कहता है लेखपाल भैया 100 रुपये दे दो, फाइल लगेगी, काम हो गया। भाई आपकी नियुक्ति ही उसी लिए हुई है काम करने के लिए, लेकिन 100 रुपया क्यों मांगा है, नहीं दोगे 10 दिन दौड़ाएगा, आपका 1000 रुपये खर्च हो जाएगा, आने जाने में, चाय पानी में, किराया भाड़ा में। आप सोचोगे अच्छा भैया ठीक है, इसको 100 देने छुट्टी मिल जाएगी, कम से कम ये मेरा काम तो कर देगा, आपका 900 बचा ना। लेकिन इससे क्या हुआ, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, भ्रष्टाचार को क्या हुआ, ये आपकी इथिक्स के पेपर में भ्रष्टाचार पढ़ाया जाएगा, टॉपिक में मेंशन है भ्रष्टाचार, करप्शन, उसमें आपको और डिटेल बताया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्यों रखा गया, उसका क्या कारण है, बात समझ आ रही है जी, कि अब भी दिक्कत है किसी को, ठीक है आगे चला जाए जी, अगर दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि अभी हम लोग की पहली क्लास है, वो बहुत आराम से हम चल रहे हैं और आराम से चलेंगे। जहां भी कहीं किसी भी सब्जेक्ट का मेंशन हुआ तो उसका मतलब है, इतिहास पढ़ रहे हो तो उसका भी कोई मतलब है, भूगोल पढ़ रहे हो तो उसका भी कोई मतलब है, राज व्यवस्था पढ़ रहे हो उसका भी कोई मतलब है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसका भी कोई मतलब है, तभी रखा गया है, नहीं रखा जाता।
इथिक्स पेपर को आपको जोड़ा गया तो भी उसका कोई मतलब नहीं। यूपी के आपके 2 पेपर को जोड़ा गया, ऐड किया गया मुख्य परीक्षा में, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं रखा गया, बेकार की चीजें नहीं रखी भाई, दूसरा भी को जोड़ सकते थे। क्यों 400 नंबर का वेटेज दे दिया? 400 नंबर का वेटेज देने का मतलब होगा ना कुछ, ऐसे तो दिया नहीं गया। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचर्चा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग शासन प्रशासन जो एक सामान्य शब्दावली की चीजें होती हैं उसको जान लें, है ना, क्योंकि उससे आप लोग बहुत भली भांत चिर परिचित होंगे, मतलब कुछ हद तक जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का राज्य बना, तो पहले तो उत्तर प्रदेश था नहीं, पहले क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत। आप इतिहास में भी पढ़ा होगा, अगर आपको नेशनल बुक में पढ़ा होगा, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। उसके पहले आप ये देखोगे कि अवध के नवाब के समय में क्या था, उसके पहले क्या स्थितियाँ थी, इसका नामकरण उसके पहले आपने देखा होगा कि राजधानी हमारी क्या थी, उसके बाद राजधानी क्या बदली, और उसके बाद राजधानी क्या बदली, फिर प्रदेश का जो है पता चला नाम, प्रदेश स्थापित कब हो रहा है, उत्तर प्रदेश का नाम कब दिया गया, बात समझ आ रही है। फिर उसमें जो है राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ 1956 में, कोल्डी पढ़ा गया होगा कि 14 राज्यों का पुनर्गठन करके 6-7 प्रदेश का, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। तो उसमें क्यों किया गया? तो कहने का मतलब यह है कि उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि पहले हम क्या थे कि 1947 तक हमारा देश क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया था, आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आप ये चीज ये देखते होंगे कि आपका जो संविधान लागू किया गया, पूर्ण रूप से जो आपका संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब बात ये उत्पन्न होती है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? आजादी स्वतंत्रता तो मुझे मिल रही 15 अगस्त 1947 को, इसका भी कारण हुआ। उल्टी कराइए, क्लास नहीं कराइए 1930 कराइए, तो बता रहे हैं, बता रहे हैं 1930 में तैयार करना था। उस दिन से पहले ही जो है कांग्रेस ने जो है मतलब कि आज़ादी, मतलब कि स्वतंत्र स्वाधीनता जो है वो मनाया था 1930 में करा दिया। देखिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों में अंतर होता है, शब्दों का महत्व। जैसे क्या था कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे, जब राज्य, क्योंकि हम लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो राज्य में कौन कौन से तत्व होते हैं? संप्रभुता होती है, जनसंख्या अपना क्षेत्र होता है, जनसंख्या, संप्रभुता अपना क्षेत्र होगा, भौगोलिक भूभाग, और 3 जरूरी है, सरकार और सरकार। तो हमारा जब देश गुलाम था तो हमारे पास क्या नहीं, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता, किस आधार पे? स्वतंत्र आंतरिक एवं बाहर रूप से दोनों। संप्रभुता का मतलब, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि 3 तत्व थे, चौथा तत्व संप्रभुता नहीं था। और जब हम कभी गुलाम होते हैं तो हम केवल क्या होते हैं? सेवक। क्या होते हैं? सेवक। और प्रजा होते हैं सेवक। तो प्रजा के पास क्या होता है? केवल कर्तव्य होते हैं, पढ़ाया गया और पोलिटी में अगर नहीं पढ़ाया तो हम बता दे रहे, अधिकार, कर्तव्य होता है और अधिकार। तो आपको क्या होता है कि संविधान में आपको क्या दी गई? नागरिकता प्रदान की गई, सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिकता प्रदान की गई। अब आप क्या हो, कानूनी रूप से आपको कानूनी रूप की मान्यता दी गई कि आप भारत के क्या हो, नागरिक। और इसका उल्लेख आपके संविधान में भी किया गया, इसका उल्लेख, क्योंकि हम लोग जो उत्तर प्रदेश के शासन और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसको भी जोड़ना पड़ता है, जोड़ दे रहे हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा, और इन चीजों को देख भी लेंगे। इन चीजों को दिया गया। अब यहाँ देखिए अंतर क्या दिखेगा? अंतर ये दिखेगा, जब नागरिक होगा तो ये तो कानूनी वैधता मिल गई उसको, किसका? कर देने का, और दूसरी चीज क्या हो गया? अधिकार। अब नागरिक के पास क्यों नहीं होगा, और भी चीजें होंगी, वो चुनाव लड़ेगा भी और निर्वाचित भी करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो चुनाव लड़ सकता है और जो है क्या कर सकता है? निर्वाचित। तो वहां आपने 1919 के एक्ट में पढ़ा होगा, 1935 के एक्ट में पढ़ा होगा, क्या वहां पे जो है मताधिकार का अधिकार दिख रहा था?
सीमित मात्रा सीमित लोग वहाँ धन के संपत्ति को आधार बनाया गया था। किसको बनाया गया था? संपत्ति के। और आपने देखा होगा कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में, उसमें क्या किया गया था? देखिए हम पढ़ा रहे हैं इसलिए सबको जोड़ दे रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का जो है प्रशासनिक शासनिक और एक सामान्य परीक्षा पर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटी को भी जोड़ रहा हूँ, इतिहास को भी जोड़ रहा हूँ कि जिससे आपका क्या हो, आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। उसमें आपको मूल अधिकार की चर्चा की गई, मूल अधिकार की चर्चा की गई। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार क्या था? बहुत सूक्ष्म था। बात समझ आ रही है? अब यहां तक बात क्लियर हो गई ना कि अब आप ये समझ गए नागरिक क्या है, प्रजा क्या है, उसमें अंतर क्या है, क्या आप संप्रभुता क्या है, संप्रभुता में क्या चीजें होती हैं। जैसे आपने एक शब्द और सुना होगा, एक आपके जो है उद्देशिका में होगा, प्रिम्बल में, कि एकता और अखंडता पढ़ा है ना। क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ आपके प्रदेश में भी वो चीज जो है एकता अखंडता हम सांस्कृतिक अवधारणा में लेंगे। तो एकता की क्या बात, एकता का मतलब क्या है? आपस में भाईचारा है। एकता और अखंडता का मतलब कि जो फेडरलिज्म जो मतलब दिया गया है, जो यूनियन नहीं यूनियन का मतलब सर यूनियन जो कहा गया कि वो मतलब भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। नहीं तो यहाँ एकता की नहीं अखंडता भाईचारा यहाँ तो इससे कोई समझ में नहीं आता। नहीं अखंडता का बाहरी ताकत मतलब आए मतलब तोड़ ना सके तो अखंडता एकता मतलब अंदर मतलब बोलिए, नहीं आएगा बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, बोलाता हूँ और निसंकोच बोलिए, क्योंकि सीखने के लिए आएगी। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि चर्चा तो करने आई है। देखिए मूल रूप से क्या होता है, एकता और अखंडता को जान लीजिए। एकता सांस्कृतिक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? सांस्कृतिक अवधारणा है। अखंडता भौगोलिक अवधारणा। अखंडता क्या है? भौगोलिक। एकता का मतलब कि संस्कृति, आप देखते होंगे कुछ क्षेत्र विशेष की भाषा संस्कृति समुदायों की जो है आवश्यकताएं क्या होती है, एक साझा मंच प्रदान करती हैं। इतिहास में पढ़ाया गया होगा, जैसे इतिहास में आपको पढ़ाया गया होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जिससे क्या होता है, जनता का उस क्षेत्र से, उस समुदाय से, उस संस्कृति से, उस धर्म से, उस भाषा से क्या होता है, लगाव होता है, जो लोगों को क्या करता है, एक मंच पे लाता है। बात समझ आ रही है? एकता का बृहद अर्थ समझिए। अगर कभी कोई आपसे पूछता है, अगर आप ऐसे इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे आंसर चाहेगा, इधर उधर की आंसर वो नहीं चाहेगा, वो उसको हिट पॉइंट चाहिए कि कम से कम शब्दावली में आप उसको क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। कम से कम शब्दावली में आप उस चीज को डिफाइन कर दीजिए जो जानना चाह रहा है। अब भौगोलिक अवधारणा देखिए, आप एक चीज ये देखते होंगे, इतिहास में क्या होता है कि इतिहास हमें निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। ये परिभाषा भी है इतिहास में, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। अब आप ये इसकी दूसरी भी परिभाषा बना सकते हैं, अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद का नाम इतिहास है। किसी किताब में परिभाषा नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी बुक में नहीं, जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, ये मैं खुद बनाया परिभाषा और उस वर्तमान पे लागू। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इन अवधारणाओं को, जो शब्दावली है, उन शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर उस शब्दों को हमने पकड़ लिया तो आपके जो है प्री एग्जाम में और मुख्य परीक्षा में आपको क्या होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको मिलेगा ही ना, और मुख्य परीक्षा में भी इसका आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो इन चीजों पे बहुत गौर करिए, इन शब्दों पे बहुत गौर करिए, ध्यान दीजिए। ना आई टीचर से पूछिए, दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग पहुंच गए हैं कि 24 जनवरी 1950 को आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश की स्थापना हो जाती है। फिर राज्य का क्या हो रहा, पुनर्गठन हो रहा 1956 में। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन जो हुआ, राज्य पुनर्गठन जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का हुआ, उसी के साथ उत्तर प्रदेश का भी क्या हो जा रहा है, पुनर्गठन हो जा रहा है।
अब इसके साथ ये भी होगा कि पुनर्गठन होगा तो उसके साथ क्या होगा, भाषा भी चाहिए, उसके राज चिन्ह भी चाहिए, प्रतीक भी चाहिए, उसके संवैधानिक भाषा भी चाहिए। एक चीज आपको ये ध्यान देना होगा, भाषा और राजभाषा दोनों में अंतर होता है। भाषा और राजभाषा में दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। बता पाएगा कोई? राजभाषा मतलब जो कार्यालयी भाषा है, जो कामकाज की भाषा है, कामकाज की जो भाषा है। ठीक है, तो क्या होता है उसके पहले देखिए, हमारे यहाँ जो देवनागरी लिपि में हिंदी को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में। लेकिन आपको भी यहाँ एक भी चीज और ध्यान रखना है, ये तो 47 में ही कर लिया गया था, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि इसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया जा रहा है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। जो आप बताइए, बिल्कुल निसंकोच बताइए। 1968 में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राजकीय कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो राज्य की कार्यप्रणाली, शासन प्रशासन, जो कार्यभार होगा, जो चीजें होंगी, सरकारी कामकाज, उसमें क्या किया जाएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए इससे थोड़ा आगे होगा, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि नहीं, दिक्कतें और आएंगी कि नहीं, ये हिंदी को तो बंद किया, अन्य भाषाओं के साथ भेदभाव की नीति पैदा हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि कुछ संप्रदाय विशेष को भी क्या होगा, हवा मिल जाएगी, सांप्रदायिकता का रूप भी पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, वो उस रूप में आंदोलन का रूप नहीं ले पाएगा, आंदोलन का रूप नहीं ले पाएगा। लेकिन वो विचारधारा धीरे धीरे क्या होगी, बलवती होगी और मजबूत होगी। अंत में क्या होगा कि 1989 में उर्दू को क्या होगा, द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। 89 अभी हम करा देंगे थोड़ा ये। 1989 में क्या होगा कि द्वितीय भाषा के रूप में क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। बात समझ रही है? राजधानी मैंने बताया कि सबसे पहले आपकी राजधानी क्या हुई, फैजाबाद हुई, फिर कुछ समय के लिए इलाहाबाद हुई, उसके बाद आपका लखनऊ राजधानी हो गया, और तब से क्या होगा, कंटिन्यू राजधानी आपकी लखनऊ ही बनी है। अब चलिए इतना हो गया, गठन हो गया, राजधानी बन गई, भाषा हो गई। अब शासन प्रशासन कैसे चलेगा, तो उसके लिए सरकार चाहिए, है ना, उसके लिए अधिकारी वर्ग चाहिए, तभी तो चलेगा, ऐसा तो चलेगा। और राजस्व कहां से आएगा, उसके लिए कर प्रणाली चाहिए, और जो अपराध होंगे उसके लिए सेना चाहिए। देखिए कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ रही हैं, कैसे इंटरलिंक हो रही है। तो इस सारी व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। जब पूर्ण राज्य का दर्जा होगा तो राज्य क्या होगा, अपने आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए क्या होगा, स्वायत्त होगा, मैं स्वतंत्र होगा। लेकिन केंद्र के निर्देशों का पालन उसे करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 100, 355 और 365 के तहत 365 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है, याद है? सब पॉलिटिक्स खत्म हो गया, पीछे खत्म नहीं हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, खत्म हो गया। चलिए हम बता देते हैं नहीं क्या है। 365 में ये कहा गया है कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, किसके लिए, राज्य के। केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का क्या करना है, कौन करेगा, राज्य। यदि वो नहीं करता तो इसका मतलब कि संवैधानिक प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार वो सरकार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वो सरकार उस राज्य की नहीं चल रही है। तो क्या होगा, केंद्र क्या करेगा, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या करेगा, करेगा इस आधार। लेकिन ये एकमात्र आधार नहीं होगा, पहले तो कर लेते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि नहीं, इस आधार पे केवल आप वहां उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं ला सकते। कारण ये था उसका कि जो केंद्र में राज्य है और राज्यों में जो सरकारें हैं विपरीत पार्टी की हैं, तो केंद्र सरकार उसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रही है। बात समझ आ रही है?
क्योंकि दोनों दो पार्टी हैं। तो इसलिए उस पार्टी की सरकार नहीं होगी, वहां वो क्या करेगी, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आमादा रहेगी। तो इसकी रक्षा कैसे की जाए? तो इसकी रक्षा के लिए किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस आधार पे बात नहीं चलेगी कि जो केंद्र में अगर विपरीत पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरे प्रकार की सरकार है, तो आप जबरदस्ती वहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई। अब क्या हुआ? अब ये हो गया कि राष्ट्रपति शासन किसी भी आधार पे 6 महीने से अगर आगे बढ़ाया जाता तो उसके लिए कुछ प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे। ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। आपके उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? पंजाब। किस सन में? 55 पहले उसको क्या कहा जाता? पंजाब को। पंजाब को क्या कहा जाता था? टिप्सू कहा जाता था, याद है? 56 लगाया। चलिए ठीक है। तो उस पर यह होगा कि निर्वाचन आयोग या तो आपातकाल लागू हो, वो भी आपातकाल आंतरिक नहीं, युद्ध हो, बाहरी युद्ध हो, आंतरिक अशांति से नहीं, युद्ध वाया। और निर्वाचन आयोग ये घोषित कर दे कि वर्तमान प्रक्रिया में, वर्तमान समय में, इस समय चुनाव कराना संभव नहीं। अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं तब तो लगेगा, अन्यथा राष्ट्रपति शासन का आधार नहीं होगा। बात समझ आ रही है? बताया गया वो बोल्डी में, क्लियर बताया गया। आपका रिवीजन भी हो गया, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था प्रशासनिक सामान्य चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको मैंने जोड़ भी दिया है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें आगे बढ़ भी जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सरकार अब बन जाएगी, सरकार मंत्री कहलाएगा, राज्यपाल होगा, राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन हो? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। वही चीजें हमारे प्रांतों में भी क्या होगी? स्थापित हो जाएगी। 1866 ईस्वी में आपका इलाहाबाद में हाई कोर्ट की क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो दूसरी उसकी बेंच होगी लखनऊ में स्थापित हो जाएगी, जैसा कि यार वर्तमान में भी आप देख रहे हैं ना। उससे हमारे क्या होगा? लेकिन उससे पहले भी न्यायालय स्थापित हो चुके हैं। किस सन में? उससे पहले न्यायालय। अरे भाई, महाराष्ट्र, मद्रास, बंगाल में उससे पहले हो गया ना, कलकत्ता, मद्रास और जो है। आप उत्तर प्रदेश में सर पूछ रहे हैं? नहीं, 1893 मैंने कहा, यहाँ तो 1896 में हो ही रहा है। यहाँ तो 1896 में स्थापित हो ही रहा है। उसके पहले भी तो स्थापित हो चुका, मैंने ये कहा है। यहाँ तो वो तो सबसे पहले कलकत्ता नहीं तो किस सन में हुआ है? आपका एक क्वेश्चन पूछा रहा था। 1700 जो है इतिहास में भी चर्चा हुआ होगा। इतिहास चर्चा हुआ होगा। आपके हिस्ट्री में चर्चा हुआ होगा। 1861 ईस्वी में क्या हो रहा है? उच्च न्यायालय की 1861 का नियम है ना, है कि नहीं है? फिट्स इंडिया एक्ट कब की है? 84 का। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 73 है ना। 1892 का एक्ट, फिर 1909 का है, फिर 19 का, फिर 35 का। आपका यही एक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि इन चीजों को, जैसे जो चीजें हों उसको आप पीछे से भी क्या कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए और आज की चीजों को समझ लीजिए। अब उत्तर प्रदेश की आपकी भाषा हो गई, आपकी सरकार प्रणाली हो गई, सरकारी प्रणाली हो गई, प्रदेश का गठन कैसे हुआ वो हो गया, राजधानी कैसे हुआ वो हो गया, क्यों बनाया गया वो भी चर्चा हो गई, एकता क्या है वो भी चर्चा हो गई, अखंडता क्या है वो भी चर्चा हो गई,
संप्रभुता क्या है वो भी चर्चा हो गई, राज्य की प्रतिमान क्या है वो भी चर्चा हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है? प्लस उत्तर प्रदेश की भाषा आपने हिंदी बताया। उत्तर प्रदेश का जो है पशु क्या है? 12 वृक्ष क्या है? हैं? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक धनुष, एक तीर कमान। तो थोड़ा एक एक बोलो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हैं चीज को क्या है। बताइए, एक एक कोई बताओ जिसको कोई यदि कोई बोला। हाँ, एक वृत्त में, एक वृत्त के अंदर देखिए, आप गेट पे जो है उत्तर प्रदेश के आप देखते होंगे तो लगा रहता है। एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां ऐसे बनी होती हैं और बीच में क्या होता है? तीर और यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? सिंबल का रिप्रेजेंट होता है, प्रतीक होता है, माना जाता है राजकीय चिन्ह। जैसे राजकीय चिन्ह होता है लगाया जाता है, हर राज्य का, प्रदेश का, देश का होता है ना, तो उसको हम प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में स्थापित किया। जैसे मान लीजिए आप बिल्ला लगाते हो, किस लिए लगाते हो? एक सिंबल के ही तो, प्रतीक के। तो एक राज्य का अपना चिन्ह, राज्य, ये राज्य का प्रतीक। जो आया है ना, राज्य का एक अपना चिन्ह बनाया गया, एक तो पहचान की, ये राज्य है। ये तो है, हम ले सकते हैं कुछ भी। अब कहीं तीर तो धनुष तो, अब अशोक के जैसे भारत बनाया गया तो अशोक के साथ से लिया गया, फिर अशोक के साथ प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया, उसको राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और जैसे कह दिया कि आपका नाम जो है तो हम कहते हैं आपका नाम आकांक्षा। तो इस रूप में अगर आप उस रूप से पता करेंगे तो ये इसका कोई आधार नहीं है, वास्तव में आ रही है, क्योंकि आपके माता पिता ने आपका नाम आकांक्षा रख दिया, कीजिए पहचान। तो हर राज्य का क्या होता है कि अपना एक सिंबल होता है, हर राज्य का क्या होता है अपना एक सिंबल, हर कंट्री का होता है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सबका है। तो वही प्रक्रिया हमारे क्या हो, यहाँ भी अपनाया जाता है। अशोक ने आपने देखा होगा कि अपने स्थान, अपने स्तंभ पे 4 वहाँ देखिए 4 सिंह पीठ में सटाए हुए बैठे हुए हैं, 4 मुख की तरफ। आप देखोगे कि उसमें जो है 4 पशु की आकृति भी दिखाई गई है, सिंह ही नहीं, उसमें बैल भी है, सिंह भी है, अश्व भी है ना, हिरन भी है। तो कहने का तात्पर्य है इसको कर दिया, इसको क्यों कर दिया भाई? उसने उस चीज को जोड़ा, उससे राज्य से जोड़ा। सिंह को क्या किया गया? आपका जैसे राजकीय पशु टाइगर जो है पैंथरा टाइगर लिन्नास आप बोलते हो, आप टाइगर बोलते हो, उसका जो है वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइगर लिन्नास बोलते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसको एक प्रतीक के रूप में हम अपने राज्य या अपने देश के रूप में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। इसका मतलब ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ तक तो इसको डिबेट कराते हैं, नहीं पता चला कि आधा कहानी किस्सा के रूप में निकल जाए। तो जो है अगर अभी कहीं आपको दिक्कत हो किसी चीज़ की कि सही समझ में नहीं आया है तो बताइए, बता दें, तब हम डिक्टेट करें। क्योंकि जिससे जब डिक्टेट करें तो बीच में जो है आप लोग तब क्वेश्चन का पुटअप ना करें, तो उससे क्या होगा कि आप लिख भी नहीं पाएंगे, आधा गलत लिखेंगे, आधा सही लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा करेंगे डिस्कस और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो भूल जाओगे, है ना। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको लिखवाते चलेंगे। कितने मंडल है आपके राज्य में? कितने जिले हैं? 75। कितने नगर निगम हैं? सारे क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितना हम लोग डिस्कस किए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना जाता। आपके प्री एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आपको क्या करना है? नोट करके याद रखना। एक बार में याद नहीं है, कई बार आप पढ़ेंगे याद होगा, है ना। तो इसको आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज करिएगा। और मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसों में आपको दिखाऊंगा कि जिससे आपको बहुत जल्दी आप 2-4 मिनट के अंदर उन सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकते।
बहुत ज़्यादा गाथा नहीं लिखाएंगे, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम से कम शब्दावली में कि जिससे वो चीज़ का आपका प्रश्न का उत्तर आप दे पाए। ठीक है, किसी को और दिक्कत नहीं है तो कराए नो। चलिए काफी कम निकालिए। हमारा जो लेक्चर होगा हम केवल जो है भले यूपी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर उससे संबंधित चाहे भूगोल का बिंदु आएगा, चाहे इकोनॉमिक्स का आएगा, चाहे इतिहास का आएगा, चाहे पॉलिटी का आएगा, मैं आपको उसका रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, भले मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश का एक सामान्य अध्ययन न सुनाई पड़े तो आगे आ जाइए आप लोग, क्योंकि जगह भी बहुत है। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश केवल हेडिंग लिख लीजिए, लिखते चले जाएगा, आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में का बोलने की क्या जरूरत है, उतना आपका टाइम भी जो है जाएगा। लिखिए 18 मंडल, मतलब उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। तो 18 मंडल मतलब किसमें, उत्तर प्रदेश आपने ऊपर हेडिंग डाल दिया है, तो किसमें होगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लिखने क्या जरूरत है। ठीक है, इससे टाइम भी बचेगा, आपको पढ़ने में भी क्या होगा, छोटा सेंटेंस रहेगा, जल्दी आप रिवीजन करके क्या होगा, निकल जाओगे, और कम समय में रिवीजन भी कर लो। बात समझ आ रही है। 75 जिले, 75 जिले हैं, 75 जिले। क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, पीछे कुछ है कि दिक्कत? देखिए, अभी कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसको कोड उसमें लागू नहीं किया गया, इसलिए हम उसको भी नहीं मानेंगे। जो आप कह रही है मैं बात समझ रहा हूँ, जो आप कहना चाह रही है मैं पूरी बात समझ सुन रहे हैं। एक होता है कि आप पोल्ट्री में पढ़ने वाला आपने संकल्प प्रस्ताव पढ़ा गया है, क्या अंतर है? संकल्प प्रस्ताव में क्या अंतर है? अच्छा ये बताइए, अधिनियम और जो है एक्ट में क्या अंतर है? क्या सर? एक होता है अधिनियम बन जाता है और एक होता है कि संशोधन होता है। तो एक्ट और अधिनियम में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये 5 एक्ट, जैसे मान लीजिए कि 15वां जो संविधान संशोधन है और वो अधिनियम कब बनता है? वही चीज। अब आप बात आ गई ना, जब तक राष्ट्रपति की संस्तुति नहीं होगी, साइन नहीं होगी, तब तक वो क्या होगा, एक्ट नहीं बनेगा, वो कानूनी प्रक्रिया तब तक वो प्रावधान में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? वही चीज आपके कहने का मतलब, वही चीज उसको मैंने बता दी। अब बात समझ में आएगी नहीं आएगी? 75 जिले हैं, 17 नगर निगम है। नीचे पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, आप पॉइंट वाइज मत डालिएगा, नंबरिंग मत करिए, जो जैसे चले जाइए। फ्लो चार्ट हैं? फ्लो चार्ट हाँ, फ्लो चार्ट नहीं, ऐसी लाइन से करिए। इससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत आसान है, पढ़ने में आपका मन लगेगा, है ना, और टाइम बचेगा, रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा। प्री का एग्जाम है, आपने इसको क्या कर लिया, 2 दिन में यूपी क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। किताब में इतनी मोटी है, हम आपको 20-30 पन्ने में दिखाएंगे, 20-30 पन्ने में आपके सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। तो 20-30 पढ़ना आसान है कि 300 पृष्ठ पढ़ना आसान है? उसका रिवीजन आप जो है 1-2 घंटे में कर लोगे, टीचर के ही तो करता है। हो गया। नगर निगम 17,
आगे बढ़ो। विकास प्रदेश का नाम (1836) से उत्तर पश्चिम प्रांत, कभी ये पूछ लेता है, ये लिखा दे रहे हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। प्रांत हो गया। 1877 से 1877 से 1877 से आवाज आ रही है ना सबके पास है। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध 1902 से, ये लिख लीजिए चार, कभी भी कोई पूछ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। आयोग कभी भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1937 से, हाँ अगला उसी में है संयुक्त प्रांत। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। चौबीस जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। देखिए 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। राजधानी से आगरा, 1836 से आगरा, हो गया। 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ, 1921 से लखनऊ, ये आंशिक ब्रैकेट मिल गई है आंशिक रूप से, मतलब ये पूर्ण रूप से लागू नहीं, पूर्ण रूप से राजधानी नहीं हुई है, आंशिक शब्द का प्रयोग किया गया। शब्दों पे बहुत गौर कीजिएगा, आंशिक और पूर्ण में अंतर होता है। जैसे इतिहास में आप पढ़ा होगा कि संस्थापक वास्तविक संस्थापक, जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन था, और लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो उसी प्रकार ये आंशिक है, मतलब पूर्ण रूप से भी राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए शब्दों में आयोग भी जब पूछेगा तो शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं जानते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये रे घर आओगे देखोगे, अरे ये तो मैं जानता हूं। तो इसलिए शब्दों पे मैं बहुत विशेष फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ इंटरव्यू बोर्ड में भी आते हैं बच्चे, जब पूछो तो वो शब्दों पे जो है ध्यान नहीं देते, उसका कुछ उत्तर देते हैं, है ना। तो इसलिए मैं लेक्चर लेता हूँ तो शब्दों पे बहुत फोकस करता हूँ, उन चीजों को पकड़िए। उन्नीस 1935 से पूर्णता, मतलब पूर्ण रूप से राजधानी बन गई 1935 से लखनऊ।
उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन राज्य का गठन 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किस डेट को हुआ था और किस सन में। क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2 साल पहले के एग्जाम में उत्तर प्रदेश बीसीएस में, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। डेट सन तो सबको याद था, लेकिन 24 जनवरी कौन लोगों को याद था, क्वेश्चन पूछा था। राज्य का पुनर्गठन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 56 1956 हो गया। ये छोटे छोटे सेंटेंस है ना, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं है ना, याद होने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे उठा के। राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2। डेट याद रखिएगा 9 नवंबर। कभी ऐसे क्वेश्चन डेट वाइज पूछता है तो इसलिए डेट जरूर याद रखिएगा। हाँ, नहीं तो क्वेश्चन जब तो याद है, डेट नहीं याद है तो काम नहीं चलेगा, है ना। 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया। उस समय 3 राज्यों का गठन हुआ। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन? बिहार, झारखंड और ये उत्तराखंड था, और एक और था जिसको हुआ था तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से नहीं आता। चलिए हम बता देते हैं। चलिए छोड़िए, टाइम बर्बाद करिए, क्योंकि टाइम बर्बाद हो गया। छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। 3 राज्यों का क्या हुआ था? गठन हुआ। प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी। 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, सभी कार्यालयों अनिवार्य। अभी मैंने चर्चा भी किया था आप लोगों से। प्रथम राजकीय भाषा प्रथम राजकीय भाषा लिखा है आता है सभी कार्यालयों में, मतलब ऑफिसों में देखिए, सभी कार्यालयों में अनिवार्य, मतलब कि लागू करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। आपको हिंदी लागू ही करना पड़ेगा, अनिवार्य तो नहीं होता है। क्या करने के लिए क्या है? बाध्य। बात समझ लीजिए। 26 जनवरी 1968 से
26 जनवरी 1968 से। देखिए तो द्वितीय राजकीय भाषा या दूसरी राजकीय भाषा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लिखाया जा रहा है इसमें आप ये जो है इसका शॉर्टकट नहीं ले सकते, सारे क्वेश्चन पूछे गए, किसी न किसी साल में सारे क्वेश्चन ये पूछे गए, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। उन्नीस से उर्दू, 1989 से उर्दू। राजकीय पशु पूछा जाता है, ये भी राजकीय पशु बारहसिंघा, नीचे ऊपर ही लिखिएगा उसको, बस उसके नीचे फिर दूसरी लाइन शुरू कर दिया करिए। हाँ, इस रूप में आपको जो है याद करने में आसानी रहेगी, रिकॉर्ड करने में। नहीं तो पता चलेगा जब पूरा लाइन का लाइन लिखे रहोगे तो फिर सब तुम्हारा नोट बनाने का मतलब ही क्या होगा, है ना। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, सारस अथवा क्रौंच, का पर रूप मात्रा, का में आधारा, का पर औग मात्रा, बिंदी उच्चार। राजकीय मीन, मीन मतलब मछली, राजकीय मीन, चिताला, चिताला मछली का नाम है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प मतलब राजकीय फूल। प्लास या टेसु, प्लास या टेंसु, बिंदी रखी लो। 4 जनवरी 2011 से ये क्लास अथवा टेस्ट दोनों एक ही चीज है। 4 जनवरी ब्रैकेट में लिख लीजिए, 4 जनवरी 2011 से। पूछ सकता है लेकिन मुझे पूछता नहीं पाई, चाहे पूछ ही ले, उसके तो आप लिखे रहेंगे, याद रहेगा कब तक। अब उससे पहले बाद में चर्चा, पहले ये दो लाइन बता रहे हैं, नहीं पता चलेगा जो मेन चीजें छूट जाएगी, चर्चा में हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। राजकीय खेल, मैंने कहा था कि लिखाते समय केवल लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि कुछ चीज छूट जाएंगी जो मैं लिखना चाहूँगा। राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह। आकांक्षा जी आपका प्रिय क्वेश्चन आ गया, राजकीय चिन्ह। एक वृत्त में 2 मछली, कमा लगा लगा के लिखिएगा, एक तीर धनुष, ब्रैकेट में यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत हुआ या 1938 में स्वीकृत हुआ।
1938 में स्वीकृत हुआ, न स्वीकार किया गया। राजकीय जलीय जीव, भारत का भी यही है राजकीय जलीय जीव, मतलब वहां देश का राजकीय जलीय जीव होगा गांगे डाल्फिन, गांगे डाल्फिन, गांगे डाल्फिन हो गया। ये आपके एक सामान्य जो है उत्तर प्रदेश की जानकारी के विषय में हम लोग चर्चा की है ना। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए कहेगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली अभी जल्दी में लागू हुआ, 7-8 जिलों में, अभी जो 7 जिलों में लागू हुआ है, पहले 3 में ही था। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो वो कौन होगा? दिल्ली के जो सन्निकट जिले, जो क्षेत्र होगा, जैसे गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, ये सब क्या होंगे? NCR में आएंगे और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा। क्या आपके उत्तर प्रदेश में भी जो है डेवलप किया गया NCR? SCR डेवलप किया गया है ना। तो SCR यहाँ नाम क्या है पूरा? यहाँ जैसे NCR मान लीजिए नेशनल कैपिटल रीजन हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया। तो आपके उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया वो किस नाम से किया? स्टेट कैपिटल तो रीजन है, कुछ और किया जो आप छोड़, जो आप छोड़, वही तुम्हें जानना चाह रहा है। थोड़ा दिमाग पे दबाव डालिए, अगर इतना जाने तो हो सकता है जानते ही, थोड़ा दिमाग पे दबाव डालिए, नहीं पता मैं तो बताएंगे। चलिए नहीं बता पा रहे, बताए। ये आपका दिया गया राजधानी राज्य है ना। अब बात सुनिए, राजधानी को बल जोड़ देना, स्टेट जो आप जोड़ रहे थे, राजधानी को जोड़ते हुए आप इन शब्दों को क्या कर देंगे? राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र, बात समझ आ रही है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आगे चले, राजधानी राज्य क्षेत्र जो है वहां तो NCR है, और यहाँ क्या होगा? राजधानी राज्य क्षेत्र। अब ये NCR बनाने का कारण क्या है? एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी, राजधानी बनाने का कारण क्या है? क्योंकि सर वहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा था ना, वहाँ पे जनसंख्या का। नहीं, ये तो कोई विशेष कारण मुझे समझ नहीं आता, तो दबाव की वजह से राजधानी क्षेत्र में कर दिया जाए। आसपास के जिलों में हाँ, ये चीज आप सही कह रहे हो। उन क्षेत्रों का विकास करने, उन जिलों का क्या करने के लिए? विकास करने के लिए, जिससे विदेशी कंपनियां आकर्षित हो, वहां आकर के क्या करें? निवेश करें, उद्योग स्थापित करें, और जब स्थापित करेंगी तो क्या आएगा? FDI आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी। इकोनॉमिक्स क्लास हुई कि नहीं? तो आप लोग FDI FII क्या नाम है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ इतना केवल जानिए कि उद्योग स्थापित होंगे, हमारे यहाँ के लोगों को, जो हमारी जनसंख्या उस जिले के या हमारे प्रदेश के लोगों को क्या होगा? रोजगार। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। वस्तुएं क्या होगी? जब बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, प्रतिस्पर्धा होगा। दूसरी कहेगा नहीं, आप कहोगे हम 10 रुपये बेचेंगे, कोई कहेगा हम 9 रुपये बेचेंगे, तीसरा कहेगा 12 बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि उपभोक्ता के क्या होगा? कम मूल्य में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास, हमारे क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा। लोगों को क्या होगा? रोजगार मिलेगा। प्रदेश की GDP क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रदेश का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि एक चीज से कितनी चीजें जुड़ रही हैं, एक चीजों से कितनी चीजें जुड़ रही हैं। बात समझ आ रही है? केवल एक शब्द नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब क्या है। ये सारी चीज हमें पूरा पढ़ा नहीं रही कि आपको डिस्कस ज्यादा ले चलें, बस इतना केवल जान लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
में सम्मिलित जिले या शामिल किए गए जिले 8 कुछ जिले प्रस्तावित हैं, जैसे मथुरा, अलीगढ़, नाथगढ़, ये सब अभी जो है पूर्ण रूप से शामिल नहीं किए गए। ये प्रस्तावित है, मतलब प्रस्ताव प्रपोजल है। ओटी में पढ़ा होगा प्रपोजल क्या होता है, संकल्प क्या होता है, मूल प्रस्ताव क्या होता है, स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है, पढ़ा होगा सबके अलग अलग। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या है, प्रपोजल है, प्रस्ताव। अभी ये स्वीकृत नहीं हुआ है, इसको राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, तो प्रपोजल है कि हाँ इसको शामिल कर लीजिए। जैसे आप जाते हो किसी प्रकार से, जैसे कि ये मेरा काम है सर, ये मेरा काम कर लीजिए, उसने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन दे दो, आपका एप्लीकेशन क्या हो, उसने ले लिया, लेकिन आपका काम नहीं हुआ। तो उसी प्रकार क्या हो, ये प्रपोजल, प्रस्ताव। अब बात समझ रही है, कोर्टी बहुत ठीक से बताया गया होगा। देखिए शब्दावली क्या है, कोर्टी की। आगे अप्रवासी भारतीयों के लिए एनआरआई, कोर्टी में भी बढ़ाया गया होगा, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ओसीपी भी बताया गया होगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये भी बताया गया होगा, एनसीआर भी बताया गया होगा, सीआरआर भी बताया गया होगा, एनपीआर भी बताया गया होगा। चलिए नहीं बताएगा कोई बात नहीं, सारी शब्दावली कोर्टी की है। अप्रवासी भारतीयों के लिए अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निवारण के लिए, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निवारण के लिए या समाधान के लिए, निवारण मतलब समाधान, निवारण का मतलब समाधान, राज्य में एनआरआई विभाग का गठन किया गया। एनआरआई से तो इससे बहुत परिचित हो, इससे तो बड़ी बात आप लोग परिचित हो। पीआईओ से भी परिचित हो गए, पीपुल्स इंडियन ओरिजिन, मतलब उद्भव, ओरिजिन उद्भव, बाय वाले बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, चलो जी बात नहीं में पूर्वज है ना। 18 जुलाई 2014 पूछेगा ही, अगर पूछेगा तो डेट जरूर आपसे पूछेगा, 2014। अब लिखिए प्रदेश डाला है एनआरआई दिवस प्रतिवर्ष, एनआरआई दिवस प्रतिवर्ष, एनआरआई दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। जैसे आपके इंडिया में प्रवासी दिवस कब से शुरू किया गया था, 9 जनवरी। कब से शुरू किया गया था, किस सन से शुरुआत हुई, कोर्टी में पढ़ा गया। नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, जनवरी में, प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। लिख लिया। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली
प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली ये 6-7 जिलों में आपके क्या है, लेकिन लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, आगरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। देखिए अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, चर्चा की गई है कोर्ट में। कमिश्नर प्रणाली क्या है, ये आपके इतिहास में भी जब मौर्य प्रशासन ढील किया जा रहा होगा तो मंडलीय प्रशासन आया रहा होगा, मंडल आया होगा प्रदेश के बाद, मंडल के बाद जिला आया होगा, जिले के बाद तहसील आई होगी, फिर गांव का समूह आएगा, गोप जिसे कहते हो 10 गांव का समूह, फिर ग्राम आया होगा ना, जो प्रशासन डेवलप किया गया है, जो प्रशासन का निर्माण हुआ है, मंडलीय प्रशासन। आज भी आपके यहाँ मंडल है, जैसे आपका बस्ती ही मंडल है, तो जहाँ मंडल होगा वहाँ कमिश्नर क्या होगा, बैठेगा। कमिश्नर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयुक्त। हिंदी में क्या बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं। आप जो है मौर्य काल में इसको आयुक्त का नाम पढ़ा होगा मौर्य प्रशासन, ठीक है। अब यहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई तो इसका भी कोई प्रभाव होगा, इसका भी कोई महत्व होगा। वो महत्व, कोई प्रगति सिंह नाम की लड़की है, प्रगति सिंह किसी का नाम है, प्रगति सिंह अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को अब ये इसलिए लागू की खासकर महानगरों में। कहाँ लागू की गई, महानगरों में, वो भी जो थोड़े बड़े जैसे लखनऊ है, बनारस है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है, गौतम। यहाँ क्या समस्या आती थी कि जैसे पुलिस विभाग है तो कहीं ना लैंड से संबंधित समस्या आती है, तो वो किसके पास जाएगा, एसडीएम के पास जाए और या तो डीएम साहब के पास जाए। पुलिस के पास केवल लॉ एंड ऑर्डर का जो है प्रावधान है, वो केवल उसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। इससे क्या हो रहा था कि अब उसको जो आदमी जिसकी समस्या है उसको क्या हो रहा है, 3-4 जगह जाना पड़ रहा है एक ही काम के लिए। अब इस पे ये हो गया कि प्रयोग की प्रक्रिया के तहत इसको अपनाया कि देखा जाए कि अगर इसको पुलिस कमिश्नर को, अब जो एसपी होगा उसे पुलिस कमिश्नर कहा जाएगा, उसको वो पावर क्या हो जाएगी कि जो राजस्व का जो रेवेन्यू का पावर है उसको क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र की भूमिका, जैसे मान लीजिए किसी के प्लाट की कोई समस्या आई तो प्लाट की समस्या आई तो पुलिस तो निपटा नहीं पाएगा। पुलिस केवल इतना काम कर सकता है कि आकर के कि आप प्लाट में निर्माण कार्य नहीं कराओगे। वो क्यों नहीं कराओगे, हो सकता है, आशंका है, आशंका के आधार पे कि दोनों पार्टी में क्या हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, इसलिए इस समस्या, ये ऐसी समस्या ना आए, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए कि आप रोक दीजिए। अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तब आप कार्य क्या करिए, कराइए। थाने भी बुला लिया जाएगा और थाने भी बुलाने के बाद दोनों पक्षों से क्या कर लिया जाएगा, सुलहनामा निकाल लिया जाएगा, समझौता करा लिया जाएगा कि ठीक है अब आप दोनों लोग सहमत हैं, जाइए निर्माण कराइए। नहीं सहमत हैं तो आप एसडीएम के यहाँ चाहिए, वहां से भी नहीं सहमत है, सिविल कोर्ट चाहिए, जिला दीवानी न्यायालय चाहिए, वहां से अपनी समस्या का सॉर्ट आउट करिए, वहां से नहीं होता आप उच्च न्यायालय चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि स्टेप टू स्टेप अब अगर वहां लागू हो जाएगा तो इन सारी चीजों को जो 4 जगह दौड़ना पड़ रहा था वो क्या होगा, पुलिस टेकअप। उस समस्या का क्या होगा, पुलिस कमिश्नर जो होगा उस समस्या का क्या कर देगा, सोल्यूशन करेगा, निकालेगा, समस्या का समाधान निकालेगा। अब क्या होगा, एक तो समय कम लगेगा और दूसरे क्या होगा, व्यक्ति को त्वरित समस्या का निदान। बात समझ आ रही है क्यों लागू किया गया, इसका कॉन्सेप्ट ये। अब किसी को दिक्कत, आसान भाषा में मैंने समझाया है, बहुत आसान भाषा में, किसी को दिक्कत है अब तो याद होना चाहिए कि क्यों किया गया, इसीलिए किया गया। समझा गया आगे
अब आप ये जानते हैं कि हमारे राज्य विधानमंडल में कितने सदन हैं? दो हैं, विधानसभा और विधान परिषद। द्विसंघीय व्यवस्था है, जिससे क्या है कि विधानमंडल और विधान परिषद। लेकिन आपको यहाँ एक बात ये बताया क्या होगा कि विधान परिषद और राज्यसभा, जैसे विधान परिषद भी अस्थायी सदन है, जी सर, है ना, राज्यसभा भी अस्थायी सदन है, लेकिन दोनों अंतर क्या है? दोनों में जैसे राज्यसभा भी अस्थायी सदन है, विधान परिषद भी अस्थायी सदन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? विधान परिषद मतलब हटाया जा सकता है, मतलब किसी राज्य में मतलब हाँ बिल्कुल बोलिए, आप सही बोल रही हैं। मतलब एक्ट पास करके इसको मतलब किसी राज्य से हटाया जा एक्ट नहीं सकता है। राष्ट्रपति संशोधन की कोई ऐसा नहीं, कोई संशोधन या अमेंडमेंट करना पड़े ऐसे राष्ट्रपति के आर्टिकल 100 मतलब जिन जगहों पे हाँ आप जो कह रही हैं, आपका कहने का मतलब जो है आप सही कह रही हैं, वही होता भी है, बस उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पा रही, कह नहीं पा रही अपनी भाषा में। बाकी आप सही कह रही हैं, समझ भी सही रही है। देखिए इसका मतलब ये है कि हर राज्यों में विधान परिषद गठन करने में कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं। राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है, ना चाहे तो उसे हटा भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। अब यहाँ क्या होगा? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 169 मतलब 169 राज्य अपने विधानसभा के 2/3 बहुमत से, किससे? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कहाँ भेजेगा? केंद्र सरकार साधारण बहुमत से उसको क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा, पास कर देगा। क्या हो जाएगा? गठन करने के लिए प्रस्ताव गया तो गठन हो जाएगा, अगर उसे समाप्त करने का प्रस्ताव गया है तो समाप्त हो जाएगा। अब बात समझ आ गई? कोल्डिंग पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, ऐसा ही नहीं कि चर्चा ना हो। अब यही राज्यसभा में क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं, लेकिन इसकी अवधारणा लोअर हाउस और जो है लेजिस्लेटिव, तो वहां क्या होगा? स्टेट ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। तो कहने का तात्पर्य है इसकी अवधारणा जो आई, इसका जो बीज हुआ, जहां बीज पड़ा, इसका अंकुर हुआ, वो कहां से कॉन्सेप्ट आया? भाई इसकी ओरिजिन तो बहुत पहले हुई है ना, आपकी हमारी पोलिटी में तो बहुत बाद में आई है। नहीं वो तो संसदीय प्रणाली है, वहां से हमने उसको स्वीकार किया है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट और राष्ट्रपति क्यों आपने लिया उसको सुनाओ तो। ये तो वहां से स्रोत है, सोर्सेस है, ये तो सोर्सेस है वहां से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलपमेंट सोर्सेस है। देखिए वैदिक काल पढ़ा है, प्राचीन इतिहास में वैदिक काल पढ़ा है। सभा उस समिति का नाम सुना है? तो सभा का काम क्या था? वरिष्ठ लोगों को क्या होती थी? सभा होती थी। वही क्या था? स्टेट ऑफ काउंसिल था, राज्यसभा था। देखिए वो बीज कहाँ से मिल रहा है? आपके वैदिक काल से। ये चीज आपको पोलिटी में डिस्कस करना चाहिए, जब पोलिटी में पढ़ाया गया है। टीचर को पोलिटी में इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, या तो फिर वो जोड़ नहीं पाए होंगे, जो भी वहाँ डिस्कस। फिर समिति क्या है? समिति आपकी जो है क्या? संसद। समिति का काम क्या था? राजा का निर्वाचन करना, राजा को हटाना। आपने पढ़ा था वैदिक काल? समिति का काम था राजा को निर्वाचित करना और राजा को राजा के पद से हटाना। दोनों अधिकार किसके पास था? देखिए कहां से आपको साथ मिलता है? आपको वैदिक काल से। और पढ़ कहां रहे? आप लोग बता रहे हैं, बेटे बता रहे हैं, पढ़ के आए हो। यही चीजें होती है निकालने। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब कहीं दिक्कत किसी को, कोई समस्या? देखिए जहां जहां किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी एस्पेक्ट आएगा, मैं डिस्कस करके जितना मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा। चाहे पॉलिटी का होगा, चाहे हिस्ट्री का होगा, चाहे ज्योग्राफी का होगा, चाहे इकोनॉमिक्स का होगा, चाहे IR का टॉपिक होगा, चाहे अमेरिका से लिया गया है, चाहे ब्रिटेन से, मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा, आपको हर चीज बताऊंगा। हाँ ये हो सकता है कि समय का अभाव हो तो थोड़ा हम न बता पाए, वो बात लगेगी। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट इस रूप में कराऊंगा कि आप जो 10 साल की तैयारी कर रहे होंगे, आप मेरी 20-25 क्लास करने पे उनको भी पीछे छोड़ने की स्थिति में, बस केवल आप उसको फॉलो करिए, पढ़िए। जो 10 साल तैयारी किया होगा, आप उनको भी, उनसे भी टक्कर लेने की स्थिति आपकी हो जाएगी, बस केवल आप क्लास करिए, ठीक से करिए और मेरा साथ दीजिए, हमारे साथ आप लोग मेहनत करिए।
तो मेरे मेहनत करने और मेरे याद करने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो याद ही है, मुझे तो याद करना नहीं है। याद किसको करना, कंठस्थ किसे करना है, कॉन्सेप्ट किसका क्लियर करना है, आपका। और इसीलिए मैं शॉर्टकट भी नहीं ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे बात समझ में आ गई कि कमिश्नरी प्रणाली क्या थी, विधान परिषद क्या था, राज्यसभा में क्या और विधान परिषद में डिफरेंट मूलभूत अंतर क्या था। यहाँ तो बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब ये तो जानते हो कि विधानसभा में 403 सीटें हैं, जिसे तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या मतलब रिजर्व सीटें, जैसे SC/ST के लिए होती नहीं सीटें अर्पित की जाती हैं, हर चुनाव में होता है, प्रधानी से लेकर के संसदीय संसद तक सीटों की संख्या। चलिए आपको 10 मिनट ब्रेक देंगे, यही करा दें, फिर जिससे जो है आप लोग थोड़ा पानी पी के रिजुविनेट हो जाए, जिससे फिर तरोताजा होकर के अपने चर्चों को खोल लें। नहीं थक जाओगे, कभी क्लास पहले हुई अब भी हुई तो थोड़ा थका लग जाती है ना। कुछ कहा आरक्षित सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या 86, 86, 84 SC ब्रैकेट में लिखिए, 84 SC, 2 ST, विधान परिषद का गठन भी 1937 में ही हुआ था, जानते हो, और विधानसभा का भी 1937। प्रदेश में जो है विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, प्रदेश में विधान परिषद या विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 पूछता है, लिख लीजिए। लोकसभा सीटों की संख्या 80। अब हम जो लिखा रहे हैं किताब नहीं भी खोलेंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। किताब नहीं खोलेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्या विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, देख लिया। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 राज्यसभा। अरे लोकसभा भाई, रोज आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा यहाँ की बात है, तो हर राज्यों में संख्या होती है ना जहाँ विधानसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31। अब राज्यसभा का चुनाव जान ही रहे हो, बढ़ा ही गया है तो इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिला 75 जानते ही हो। तहसीलों की संख्या 351, तहसीलों की संख्या 351। ब्लॉकों की संख्या 826, ब्लॉकों की संख्या 826। उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को पारिवारिक मामलों में पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत, पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत
1984 से 84 84 से ठीक। तो आप लोग 10-5 मिनट पानी वानी जो पीना हो पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 10 मिनट। उसके बाद जो है 4:45 में जो है उसके बाद जो है हम लोग क्लास फिर शुरू करते हैं आगे। परिवार से संबंधित समस्या, लड़ाई जैसे क्या होता है पति पत्नी के सबसे संबंधित जो समस्या संपत्ति का बंटवारा भी है। कहाँ होते हैं